So today the plan is to cover some, give you an overview of genetic algorithms, which is part of the nature-inspired learning phenomena. और हम चूंकि learning को देख रहे हैं, this will be our last learning lecture. और फिर मैं एक general overview आपको दूंगा on Friday, which will be the last lecture. So let's go over this genetic algorithm. और मेरा दिल ये था कि सर हसन ही दे देते ये वाली प्रेजेंटेशन क्योंकि इट्स हिज एरिया, लेकिन चलें आज मैं ही ट्राई करता हूँ एंड यू कैन हैव द डिटेल्स फ्रॉम हिम लेटर. ठीक है, तो लेट मी गिव दिस अ शॉट. आई हैवंट टॉट जेनेटिक एल्गोरिथम्स बिफोर, लेकिन इसके ऊपर पूरा कोर्स भी होता है. तो वी आर स्टिल इन द लर्निंग पैराडाइम को देख रहे हैं एंड वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम द नेचर इंस्पायर्ड लर्निंग एल्गोरिथम. तो हमने उसमें न्यूरल नेटवर्क्स देखा था एंड नाउ वी आर लुकिंग एट जेनेटिक एल्गोरिथम. And I'm just going to give you a very brief overview of what genetic algorithms look like. So genetic algorithms, they flow from this naive view of evolution. इसमें कॉन्सेप्ट होता है फिटनेस का या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वजह से. तो देयर इज दिस फिटनेस फंक्शन, और फिर हम एक एप्लीकेशन के ज़रिए से देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई हो सकता है इन रियल लाइफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो हाउ इज जेनेटिक्स इन्वॉल्व्ड. वो कुछ ऐसा है कि आपको पता है हमारे सेल्स होते हैं एंड इनसाइड दीज सेल्स देयर इज दिस न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर देयर आर क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह होते हैं. लेट मी ड्रॉ देम ब्लू एंड रेड. तो क्रोमोसोम्स पेयर्ड होते हैं, पेयर वाइज एग्जिस्ट करते हैं हमारे सेल्स के अंदर. और सेल्स जब रेप्लिकेट होते हैं, तो फॉर एग्जांपल दिस सेल इट डिवाइड्स इनटू 2 cells. तो यानी ये बच्चा सेल्स हैं इसके. तो इनके जो न्यूक्लियस में दे कॉपीज ऑफ दीज. और वो होता ही है कि बिफोर अ सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग, ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी कॉपीज बन जाती हैं. तो ब्लू क्रोमोसोम की एक कॉपी बन जाएगी और रेड क्रोमोसोम की एक कॉपी बन जाएगी. एंड व्हेन दिस डिवीजन टेक्स प्लेस, तो एक ब्लू क्रोमोसोम और एक रेड क्रोमोसोम एक सेल में जाएगा और दूसरा ब्लू क्रोमोसोम और दूसरा रेड क्रोमोसोम एक और सेल में चला जाएगा. तो दिस इज हाउ सेल रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, और इस प्रोसेस को कहते हैं माइटोसिस. शायद आप लोगों ने बायो में किसी जमाने में पढ़ा होगा. अच्छा, देयर इज अनदर स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन. ये सेल जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स की तरफ जाता है, तो सिर्फ इसी तरह डिवाइड नहीं होता, लेकिन फ्रॉम अ मिरेकल ऑफ नेचर ये इस तरह से भी डिवाइड होता है फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें ये इस तरह से रेप्लिका नहीं बनते, बल्कि इन क्रोमोसोम्स का कुछ मैश सा बन जाता है एक. तो मैं इसको कुछ ऐसे बना लेता हूँ. तो ये जो सेल्स हैं इनके अंदर देयर इज दिस मिक्स ऑफ दीज क्रोमोसोम्स जो बन जाता है. सही है, तो वो रेप्लिका नहीं होते उन क्रोमोसोम्स के जो आपके ओरिजिनल सेल के अंदर होते हैं, और फिर
ये मल्टी लेवल प्रोसेस ऑफ डिवीजन है कि जब ये वाला डिवाइड होता है तो इनमें ये एक पीस एक में जाता है और दूसरा पीस दूसरे में चले जाता है। तो व्हेन दीज सेल्स आर फॉर्म्ड तो कुछ इस तरह हो जाता है ये। तो एक एक क्रोमोसोम आ जाता है इनके अंदर, एंड दीज आर नॉट रेप्लिकास ऑफ द क्रोमोसोम्स जो आपके ओरिजिनल सेल के अंदर है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है। मिक्सचर ही बना रहा हूं मैं इधर। And this process is known as meiosis, as opposed to the mitosis जहाँ पे सेल की रेप्लिका कॉपीज बन रही हैं। तो नोटिस के जो आखिर में सेल्स हैं हमारे पास, इनके पास दो क्रोमोसोम्स होने के बजाय एक एक ही क्रोमोसोम है। और फिर होता है कि when these combine with another cell from somewhere else, लेट से एक नए क्रोमोसोम के साथ आता है, तो ये जब कंबाइन हो जाते हैं तो दे फॉर्म अ न्यू सेल जिसमें एक क्रोमोसोम इस सेल में से आया हुआ और एक क्रोमोसोम इस बाहर वाले सेल में से आया हुआ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ न्यू इंडिविजुअल। और ये यही प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर हम यूज करते हैं फॉर जेनेटिक एल्गोरिदम्स। ठीक, कोई क्वेश्चन इसके बारे में बिफोर आई मूव ऑन कि किस तरह से इस्तेमाल हो रहा सर ये जो हमने नया सेल मतलब ऐड हुआ है इसमें, है? ये हम खुद से ऐड कर रहे हैं बाहर से मतलब जो आ रहा ये वाला जो नया सेल है ये बाहर है? से आया यस। है, यानी ये किसी और पॉपुलेशन में से लेट सपोज के आया है। तो ये इन सेल्स का पीस नहीं है बल्कि बाहर से आया, इसलिए मैंने उसे डिफरेंट कलर का क्रोमोसोम दिया। ओके सर। ठीक है, तो होता कुछ ऐसे इस्तेमाल के जेनेटिक एल्गोरिथम्स में, या मैं आउटलाइन ही दे देता हूँ आपको जेनेटिक एल्गोरिथम की। होता ये है कि आप एक इनिशियल पॉपुलेशन रैंडमली जनरेट करते हैं। सही है, इनिशियल पॉपुलेशन जो आपने रैंडमली, लेट से ये आपके क्रोमोसोम्स है जो आपने एक इनिशियल पॉपुलेशन जनरेट कर ली रैंडमली। ठीक है, उसके बाद एक जो चीज इंपॉर्टेंट है इन दिस के हर क्रोमोसोम को आप इवैल्यूएट कर सकें कि इसकी फिटनेस कैसी है। तो आपने इसको ना इवैल्यूएट कर लिया। इसको मैं लिख देता हूँ विद दिस सम सॉर्ट ऑफ अ फंक्शन जो कि इवैल्यूएट करता है फिटनेस। उसके बाद आपने देखा कि शुड आई स्टॉप और नॉट। तो इफ यू स्टॉप तो देन यू आउटपुट, अपनी हम आउटपुट दे देते हैं। इफ नॉट तो फिर क्या करते हैं कि ये जो हमने जनरेट की हुई थी इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ जीन्स, इसको थोड़ा थोड़ा सा म्यूटेट कर लिया। ये पीस चेंज कर लिया इसका, ये पीस चेंज कर लिया और ये पीस चेंज कर लिया। अच्छा, कितना म्यूटेट करना है, दिस इज एक्चुअली अ पैरामीटर ऑफ द जेनेटिक एल्गोरिथम कि कितनी म्यूटेशन अलाउड है। एक जीन में कितनी म्यूटेशंस हो सकती हैं, एक से ज्यादा भी हो सकती है या नहीं हो सकती। अच्छा, उसके म्यूटेशन के बाद आपने किया क्रॉसओवर, जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इस जीन को ब्लू जीन कह लेता हूँ, ये वाला, और एक को रेड जीन कह लेता
म्यूटेशन करने के बाद आपने क्या किया कि इनका क्रॉस ओवर किया। तो ब्लू जीन को लिया आपने पहले कुछ पीस तक, उसके बाद आपने यहाँ फ्लिप फ्लॉप कर लिया कि अब उसके बाद ये रेड जीन है। और इसी तरह जो दूसरा नीचे वाला जीन है उसमें आपने यहाँ रेड जीन से स्टार्ट किया था और बाकी पीस आपने ब्लू क्रोमोसोम का ले लिया। सही है। तो ये हो गया क्रॉस ओवर। तो क्रॉस बन गया और इधर से क्रॉस ओवर किया। अच्छा, ये किधर से क्रॉस ओवर करना है? दिस इज अ रैंडम वेरिएबल जो कि डिसाइड करेगा इस लेवल से क्रॉस ओवर करना है। एक से ज्यादा क्रॉस ओवर्स भी हो सकते हैं दो क्रोमोसोम्स के दरमियान में। तो दिस टर्न्स आउट टू बी द क्रॉस ओवर। और लेट्स सपोज के इस केस में हमने बाकी दो जीन्स को ना वैसे ही ले लिया जो म्यूटेशन के साथ, जैसी म्यूटेशन बनी थी ऊपर उसके साथ ही ले लिया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रॉसओवर। तो मैं मार्क कर लेता हूँ। तो दिस वाज हम म्यूटेशन और फिर हमारा क्रॉसओवर। और फिर इस क्रॉसओवर के बाद ये जो हमारे पास नई जेनरेशन जमा हो गई, इसको हमने जीनोटाइप टू फिनोटाइप कन्वर्जन की। जीनोटाइप टू फिनोटाइप कन्वर्जन यानी कि हमें इन जीन से अब इंडिविजुअल्स चाहिए। तो हमने इनकी कोई फिटनेस प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल को कैलकुलेट किया। तो लेट्स सपोज के हर जीन को कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल दे रहे हैं हम, लेट्स से 0.8, 0.3, 0.1 और फिर चौथे जीन को हमने दे दिया 0.7। इसके बाद हमने क्या किया कि इसके बाद हम वापस आ गए इधर फिटनेस फंक्शन पे। तो हमने इन सारे जीन्स की फिटनेस को कैलकुलेट किया, फिर देखा कि भाई शुड वी स्टॉप हेयर और नॉट, या चलते रहे। तो इफ यू आर डन कि हमें फिटनेस वो मिल गई जो डिजायर्ड थी या हमारा टाइम आउट हो गया, तो फिर हम स्टॉप कर जाएंगे। तो जनरली होता ही है इन जेनेटिक एल्गोरिथम्स में कि यू टेक द नंबर ऑफ जनरेशंस के कितनी जनरेशंस चलानी है। लेट्स से 100 जनरेशंस का आपने वो दिया हुआ है कि एक लूप के 100 टाइम्स ये जनरेशन चलाएं, उसके बाद जो हमारे पास बेस्ट जीन्स आते हैं उससे हम आउटपुट कर लें। तो इस तरह के पैरामीटर्स होते हैं। अगेन दिस इज वुड बी अ हाइपर पैरामीटर। तो जो दो पैरामीटर्स मैंने आपको बताया अभी फिलहाल, वो एक म्यूटेशन रेट कि म्यूटेशन कितनी हो सकती है और क्रॉसओवर रेट, ये दो पैरामीटर्स हो गए आपके इस हवाले से। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? Sir, if we take the 100 generations, for example, हाँ then हाँ 100 multiplied by 2, for example, if we are generating two offsprings of a cell, हम्म, then there are 200 offsprings. हर Then जन how can हाँ, अच्छा सवाल है। तो हर जनरेशन में हम एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को ही देख रहे हैं। तो सारे के सारों को नहीं देख रहे, बल्कि इधर जिस तरह मैंने बनाया हुआ है उसमें एक इनिशियल पॉपुलेशन के अंदर 4 क्रोमोसोम्स ही लिए और फिर मैं कंटिन्यूसली 4 क्रोमोसोम्स ही रख रहा हूँ। हाँ, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक्स भी होती हैं कि हम बेस्ट क्रोमोसोम्स को अगली जनरेशन में लेके चले जाएं। इसको एलिटिज्म कहते हैं। और इसी तरह एक दो और टेक्निक्स हैं। चले एग्जाम्पल के साथ करता हूँ तो समझ में आ जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा। क्या हो सकता है आप लोगों ने पहले भी इसको कहीं ना कहीं देखा हो। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस के एल्गोरिथम कैसे काम कर रहे हैं? जनरली लूप आपने मुझे बोला था कि इसकी ये प्रोबेबिलिटीज ऑफ सर्वाइवल हैं। हाँ हाँ, अगर हम इनको म्यूटेट करें तो हम इनका सर्वाइवल क्यों चेक कर रहे हैं? अच्छा, ये भी अच्छा सवाल है। जब हम म्यूटेट कर रहे हैं तो म्यूटेट करने से और क्रॉस ओवर दोनों करने से जीन इतना चेंज हो जाता है कि हो सकता है कि उसकी
फिटनेस इतनी ना रह गई हो कि वो सरवाइव कर सके, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में नहीं लेके जाते। इस तरह की भी चीज़ है, ठीक है। तो दैट्स वेयर वी आर कंप्यूटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि किस तरह की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में ये इस्तेमाल हो सकता है। तो वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट्स टेकन इज द knapsack प्रॉब्लम। ये आपने किसी न किसी जगह पे हो सकता है देखी हो ये प्रॉब्लम, एंड आई एम गोइंग ओवर दिस प्रॉब्लम बिकॉज आई ऑल्सो वांट यू टू अंडरस्टैंड कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जेनेटिक एल्गोरिदम्स को, या फॉर दैट मैटर जितने भी दूसरे ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको जो टूल सेट चाहिए वो मॉडलिंग है। या आप एक प्रॉब्लम को लेकर किस तरह से उस सिनेरियो के लिए या उस टेक्निक के लिए उसको मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। तो द knapsack प्रॉब्लम इज के एक बंदा है, लेट्स से ये बंदा है, इसके पास एक knapsack है, यानी एक थैला है, और इसने ये थैला जो है ना, इस पे सरवाइव करना है फॉर 1 मंथ, ठीक है। अब ये इनिशियली थैले में लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स डाल सकता है, लेट्स से 1 2 3 कुछ आइटम्स डाल सकता है बेस्ड ऑन हिज कैपेसिटी टू लिफ्ट दीज आइटम्स। तो और इसने 1 महीना सरवाइव करना है इन द विल्डरनेस, ठीक है। एंड ही कैन नॉट कैरी मोर देन, लेट्स सपोज के 15 kg ऑफ items in his backpack. So the knapsack problem is कि you have a given list of items, or which are the best possible items that he should put in his knapsack for the survival. समझ गए ना problem? So I'm going to list a few items. और हर आइटम के साथ उसके पॉइंट्स हैं, सर्वाइवल पॉइंट्स, एस पॉइंट्स लिख देता हूँ, और उसका एक वेट है, ठीक है। तो लेट्स से द फर्स्ट आइटम इज नाइफ, और इसके सर्वाइवल पॉइंट्स 10 है, ये बहुत यूजफुल चीज़ है, वेट इसका 1 है। फिर है स्लीपिंग बैग, और इसके सर्वाइवल पॉइंट्स 20 हैं, इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है रिलेटिव टू द नाइफ। इसी तरह लेट से रोप है आपके पास, इसके सर्वाइवल पॉइंट्स 15 और वेट 5। यू हैव अ कंपास, सर्वाइवल पॉइंट्स 10, वेट इज 1, ठीक है। दिस इज क्लासरूम एग्जाम्पल। वैसे तो आप मैं थोड़ी सी और चीज़ें कर लेता हूँ। पोटैटोज, लेट्स से 15 points and heavy weight, and then you have beans, और इसके लेट्स से सर्वाइवल पॉइंट्स पोटैटो से थोड़े से कम है और वेट अबाउट हाफ। So let's say these are the 6 things that are available. अब इशू ये है, why do we need this optimization? क्योंकि if you note के overall weight, ये जो है, if I sum all of these 1 7 5 13 14 24 and 5 is 29, तो 29 kg is the total weight। तो सारी चीजें नहीं लेके जा सकता essentially, तो he needs to pick or leave out some of these things। अब कौन सी चीज़ों को बैग में डालना है, कौन सी को नहीं डालना है। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स, ये जो टोटल है इसका, दैट्स 82 आई बिलीव, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और इसको ये चाहता है कि अपने सर्वाइवल पॉइंट्स मैक्सिमाइज करे while remaining within the limit of the weight। ठीक है, मेरे साथ हैं आप लोग सारे। तो how do we formalize this problem as a GA, as a genetic algorithm? तो सबसे पहले तो जीन कन्फिग्रेशन देखनी है हमने। जीन कन्फिग्रेशन क्या होगी?
यानी हाउ वुड बी represent these items as genes. तो एक तो ये कर सकते हैं कि we number these items 1 2 3 4 5 6 छह आइटम्स हैं, तो वी कैन क्रिएट अ जीन ऑफ साइज 6. ठीक है, और इन दिस केस सिंस द चॉइस इज बाइनरी कि एक चीज को लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, तो दिस वुड बी अ बाइनरी जीन, जो कि बाद में आप लोग इसे मजीद कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं. इन दिस केस वी वुड नीड अ बाइनरी कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. लेट्स से कि देयर इज एन एग्जांपल क्रोमोसोम जिसको हमने बना लिया, लेट्स से 1 0 0 0 1 0. ठीक है, so there are 6 of these values. The first one representing knife, and the second one representing sleeping bag, and so forth, and this one would then be potatoes. तो ये हमारी हो गई जीन कॉन्फ़िगरेशन. अब हमने डिसाइड करना है फिटनेस फंक्शन, जिससे जो कि बेसिकली एक कॉस्ट होगी कि व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ दिस क्रोमोसोम, या व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स. तो हम पॉइंट्स डिसाइड करते हैं कि यार ये पॉइंट्स कैसे बनेंगे. तो लेट्स से द नंबर ऑफ पॉइंट्स इज जो क्रोमोसोम की वैल्यू है CFI, हर एक को ले लेते हैं बार बार, मल्टीप्लाई बाय द पॉइंट दैट this I is giving us. For example, knife इसके points 15 है, यहाँ 1 है, तो मल्टीप्लाई होगा 15 से, तो ये आ जाएगा 15. 0 है स्लीपिंग बैग यहाँ पे इस क्रोमोसोम में, उसके पॉइंट्स 20 हैं, लेकिन 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा. सो फॉर, तो हमारा ये दिस वुड बी अ समेशन ओवर द एंटायर क्रोमोसोम. Let I be the size of that, I traverse over the size of the chromosome. तो ये हो गया हमारा फिटनेस फंक्शन. अच्छा, इसमें किसी तरह से वेट मेजर नहीं हुआ, तो उसको डालने के लिए हम इस फंक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ऐसे नॉन लीनियर बना लेते हैं, और कहते हैं कि दिस इज द फिटनेस वैल्यू if the total sum of weights is less than or equal to 15, and if it's greater than 15, if the sum of all weights is greater than 15, so this would become 0. सही है, वो फिर हम लेकिन उसकी फिटनेस हमने 0 कर दी. सही है, मेरे साथ है सारे. तो यस सर. सर्च स्पेस कैसे बन गई हमारे पास सर्च स्पेस कुछ ऐसी बन गई कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है. तो सर्च स्पेस इज जी सर हमने सब में 0 कर देना है 15 से ज्यादा हुई, या फिर हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ है? सपोज नहीं किया हुआ है, फंक्शन हमने इसी तरह डिफाइन किया है कि अगर टोटल वेट किसी एक क्रोमोसोम के हवाले से वो बन जाता है 15 से ज्यादा. चले एग्जांपल कर लेते हैं ना, इसी क्रोमोसोम को ले लेते हैं. तो यहाँ वेट टोटल कितना, या वैसे पॉइंट्स कितने बनते हैं, तो इस क्रोमोसोम C के पॉइंट्स बनेंगे 15, और ये जनाब वाला पोटैटोस, तो ये भी 15. तो पॉइंट्स आर 30, 15 फॉर द 9 है, ये तो गलत कर दिया था मैंने, दी 10 पॉइंट्स. तो 10 है बिल्कुल 10 प्लस, तो किधर किधर गलती हुई थी मुझसे, दिस इज 10 एंड दिस इज 15, तो ये टोटल पॉइंट्स हो गए 25. ठीक है, और वेट कितना है इसका, दिस इज 1 फॉर द नाइफ, बाकी सारे तो 0 ही हैं, और पोटैटोज इज 10, तो वेट हो गया स्लैश के साथ लिख सकते हैं यहाँ पे 10, तो 25 10, एंड दिस 10 इज लेस देन 15, so the fitness value of this chromosome would be 25. ठीक है. अच्छा, अब सर्च स्पेस का साइज क्या है? सर्च स्पेस साइज इज 2 to the 6.
क्योंकि बहुत बड़ा तो नहीं। सर वेट नाइफ का 1 है और पोटैटो का 10 है, तो 10 प्लस 1 11 ही होगा। 10 + 1 11, यू आर राइट। शायद मैंने सही कहा था और फिर लिख दिया गलत। तो बहरहाल दिस इज व्हाट वी हैव। तो इसकी फिटनेस वैल्यू जो इस क्रोमोसोम की है, दिस इज 25। अच्छा, जो सर्च स्पेस है वो ये कि कितने पॉसिबल क्रोमोसोम्स हैं इस प्रॉब्लम में हमारे पास जो हो सकते हैं। तो दैट्स 2 to the 6, क्योंकि 6 पॉसिबिलिटीज हैं और बाइनरी वैल्यूज हैं हमारे पास। तो सर्च स्पेस इतनी कोई बहुत बड़ी तो नहीं है। 6 2 to the 6 is 64, तो 64 पॉसिबिलिटीज हैं। हम सारी सर्च स्पेस को भी वैसे देख सकते हैं इस केस में, लेकिन जनरली जब हम बड़ी प्रॉब्लम्स को देख रहे होते हैं, the size of the chromosome is large और कई दफ़ा रियल वैल्यूज भी होती हैं, तो सर्च स्पेस इज यूजुअली इनफाइनाइट और वेरी वेरी लार्ज, जिसकी वजह से ये जेनेटिक एल्गोरिथम्स यूज किए जाते हैं। बहरहाल इस केस में सर्च स्पेस इज नॉट दैट हाई, तो इतने ही आइटम्स हैं हमारे पास। तो अब क्या करना है हमने? अब हमने ये करना है कि एल्गोरिथम देखना है कि एल्गोरिथम किस तरह से चल रहा है। तो लेट्स सपोज कि हम सबसे पहले रैंडम पॉपुलेशन जनरेट करते हैं, इनिशियल पॉपुलेशन जनरेट कर लेते हैं 6 क्रोमोसोम्स की, और लेट्स से सॉरी 4 क्रोमोसोम्स बना लेते हैं जिस तरह हमने ऊपर किया था। तो हम करते हैं 1 0 1 0 1 1। तो ये एक क्रोमोसोम हो गया, फिर हो गया 1 1 0 1 0 1, दूसरा और 1 1 0 0 1 0, ठीक है, और तीसरा कर लिया हमने जनाब 0 0 1 1 1 1। तो लेट्स से कि रैंडमली हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स जनरेट हो गए, एंड लेट्स कॉल देम C1 C2 C3 C4। हमने दूसरे स्टेप में क्या किया था कि इसकी फिटनेस निकाल ली चारों की। तो मैं यहाँ नंबर लिख लेता हूँ छोटे छोटे से कि ये जो पहला क्रोमोसोम का पहला पीस है, दिस वुड रिप्रेजेंट नाइफ, तो यहाँ इसके 10 पॉइंट्स। दूसरा वाला स्लीपिंग बैग है, इसके 20 पॉइंट्स। तीसरे वाला रोप है तो 15 पॉइंट्स, एंड सो फोर्थ। तो 10 15 एंड 12। तो जहाँ जहाँ जिसके 1 होंगे उसकी फिटनेस वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि ये फिटनेस फंक्शन कैलकुलेट कर लिया फॉर ईच वन ऑफ दीज, और वो अगर बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा 10 + 15 + 15 30 40 एंड 52, और इसका वेट है 21। तो ये तो ओवरवेट है, ये हो गया 0। तो इस क्रोमोसोम की जो बर्थ है फिटनेस के हिसाब से वो 0 हो गई। सेकेंड वाले को देख लेते हैं, 10 20 30 40 एंड अगेन 52 ही है, एंड दिस इज 14। तो ये विद इन लिमिट है, तो दिस हैज अ फिटनेस ऑफ 52। तीसरे वाले को देखते हैं, 10 20 30 + 45, दिस इज 45, और इसका वेट बनता है 1 + 7 8 प्लस तो 18, राइट, एंड दिस इज ओवरवेट, तो ये भी 0 हो गया। और इसी तरह ये आखिरी वाला हम देख लेते हैं, दिस इज 5 + 1 10, ये तो ज़्यादा ही है, तो 21 है। तो ये भी 0 हो गया क्योंकि इसका वेट 21 है, और मेरे ख्याल में इसकी वर्थ वो 52 है, तो दिस इज ऑल्सो 0, ठीक है। इसका इसका कितना था, ये मैंने कैलकुलेट कैसे किया? दिस इज 10 20, तो
30, तो दिस इज अ कंपास 40 एंड सही है 52, और वेट कितना हो गया इसका, बीन्स 5 6 एंड द फर्स्ट 2 6 प्लस 8 सही है 14, ठीक है। तो सिर्फ यही क्रोमोसोम है जो कि इस वक्त फिट नज़र आ रहा है हमें, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम ये करते हैं कि अगला नेक्स्ट स्टेप क्या था वैसे, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। आइदर वी स्टॉप क्रॉसओवर। और आउटपुट, तो एक तो काम ये हो सकता है कि वी कैन स्टॉप हियर और आउटपुट दे दें। आउटपुट पे हमारे पास जो बेस्ट क्रोमोसोम है वो इस वक्त यही बनेगा, सही है। वरना और व्हाट वी कैन डू इज म्यूटेट कर सकते हैं। तो लेट्स से कि म्यूटेट करते हैं इसको, थोड़ा सा एक आइटरेशन चला ही लेता हूँ मैं। तो कौन कौन से इसको म्यूटेट करना है यहाँ पे, लेट्स सपोज कि एक आध को म्यूटेट कर लेते हैं। इसको म्यूटेट कर लिया, इसको म्यूटेट कर लिया, और इसको छोड़ दिया, इसको म्यूटेट कर लिया, सही है। तो जब म्यूटेट किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 1 0 0 0 1 1, पहला क्रोमोसोम म्यूटेट हो गया। दूसरा हो गया 1 0 0 0 हो गया और 1 1, ठीक है। तीसरा हो गया हमारे पास 1, वो तीसरे को हमने म्यूटेट ही नहीं किया, 0 0 1 0, और चौथे में हमने ये म्यूटेट किया 1 1 0 1, ठीक है। तो म्यूटेट होने के बाद हमारे पास ये आ गया, तो ये आ गई हमारी म्यूटेशन। और इसके बाद हमने करना है क्रॉसओवर। तो क्रॉसओवर कुछ इस तरह कर लेते हैं कि इन दोनों को आपस में क्रॉस करते हैं, इन दोनों को क्रॉस करते हैं। तो लेट्स से कि सिंपल क्रॉसओवर इस तरह से हो जाता है, ये वाला यूँ, और दूसरे में लेट्स सपोज कि हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सा क्रॉसओवर बना देते हैं, ये और ये विच मीन्स कि हमारे पास जो नए क्रोमोसोम्स आएंगे, जगह खत्म हो गया, तो नए क्रोमोसोम्स आ गए हमारे पास, विच वुड बी, इन चारों को लिख लेता हूँ, दिस वुड बी 1 0 0, ये ऊपर से, और फिर 1 1 ये बन गया, और सेकंड वाला बना 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1, ये वाला। तीसरा बन गया हमारा 1 1 1 1 0 0, ये 1 1 1 1 0 0, और चौथा बन गया 0 0 0 0 0 0 1 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रॉसओवर। सर हम म्यूटेशन करेंगे, जी सर जब हम म्यूटेशन करेंगे तो क्रॉसओवर करना जरूरी है? म्यूटेशन तो एक अलग स्टेप है और क्रॉसओवर एक अलग स्टेप है। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी। सर मैं पूछना चाह रहा था कि एक तो ये क्वेश्चन था कि सर जो हमारे पास ऑलरेडी एक ऑफस्प्रिंग आ गया है जो कि सरवाइव हो गया है, क्या मस्ट है कि हम उसको भी दोबारा से म्यूटेट करें? और सेकंड क्वेश्चन ये था कि अभी तो हम मतलब एक इवन नंबर है हमारे पास, हम्म, इवन नंबर ऑफ आइटम्स, इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ आइटम्स, हाँ देन हाउ वेल वी म्यूटेट? क्योंकि हम इसमें तो इक्वली देख रहे हैं कि 3 ऊपर और 3 नीचे की तरफ जा रहे हैं क्रॉस ओवर के लिए जो भी म्यूटेट कर रहे हैं, अच्छा। देन वो देखिए केस कैसे होगा? म्यूटेशन तो एक अलग स्टेप है। म्यूटेशन एक रैंडम स्टेप है जिसमें क्या किया है कि किसी एक क्रोमोसोम के किसी एक जीन को लेके ना हमने फ्लिप कर दिया, क्योंकि यहाँ बाइनरी है तो थोड़ा सा चेंज कर लिया बेसिकली, राइट। तो म्यूटेशन ये स्टेप है। उसके बाद क्रॉस ओवर जो मैंने यहाँ बनाया यहाँ पे, लेकिन किया इधर आके है,
क्रॉसओवर में ये कि दो क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉस हो रहे हैं, यानी कुछ पीस एक क्रोमोसोम का है और कुछ पीस दूसरे क्रोमोसोम का लिया, ठीक है, तो क्रॉसओवर ये हो गया। अब अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ, वैसे जीन्स नेचर में तो पेयर्स में ही होते हैं, या इस क्रोमोसोम्स पेयर्स में ही होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ऑड नंबर भी है तो वो भी इस वजह से होते हैं कि हमने कुछ स्पेशल सिलेक्शन की हुई है, जिसको मैंने पहले भी थोड़ा रेफर किया था कि एलिटिज्म कहते हैं। उसमें ये है कि जो बेस्ट क्रोमोसोम है हमारे पास, जिस तरह हमारी इनिशियल पॉपुलेशन में ये बेस्ट क्रोमोसोम, हम बाकी सारी चीज़ों को तो क्रॉस ओवर करते हैं लेकिन इसको ऐसे ही ले आते हैं। इसी तरह इसमें से जो भी बेस्ट एक या दो या तीन या जितने भी बेस्ट होंगे हम उनको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। और अगेन आप लोग इसको डिटेल में तो जब भी देखेंगे जब इसका कोई कोर्स पढ़ेंगे आप। 2-3 कोर्सेज हमारे यहाँ इस तरह एवोल्यूशनरी कंपटीशन और सॉर्म ऑप्टिमाइजेशन और इस तरह के ऑफर होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल अभी तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये मिनी एग्जाम्पल ही कह लें आपसे करवा रहा हूँ। तो जो हमारा अब हमने करनी है फिटनेस कैलकुलेट। तो इसेंशियली हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में कि ये लूप कर रहे हैं। तो अभी तो मैंने इस लूप का एक ही आइट्रेशन चलाई और इसकी फिटनेस कैलकुलेट करते हैं। तो इस जीन की फिटनेस क्या बनेगी थोड़ा सा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने म्यूटेशन के बाद फिटनेस क्यों नहीं कैलकुलेट की, हमने क्रॉस ओवर क्यों कर लिया? अच्छा, ये भी हो सकता है कि म्यूटेशन के बाद भी, लेकिन जनरली एक जनरेशन के अंदर क्रॉस ओवर इम्पॉर्टेंट होता है, तभी उसको एक जनरेशन पास कहते हैं, जब वो क्रॉस ओवर होके नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है। तो इफ इन दिस केस दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन, वैसे ये तो इनिशियल पॉपुलेशन है, तो दिस वुड बी द सेकेंड जनरेशन, राइट। और जब ये आप मल्टीपल टाइम्स ये रन करेंगे इस लूप को जो यहाँ पे बना हुआ है, तो ये बाद की जनरेशन जनरेट करेगा और होपफुली फर्दर डाउन द लाइन यू विल गेट बेटर इंडिविजुअल। तो हम जो एक इंडिविजुअल को लेकर, यानी एक क्रोमोसोम को लेकर उसकी फिटनेस को कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज द जीनोटाइप टू फिनोटाइप कन्वर्जन के, इसको हमने एक इंडिविजुअल बना लिया और अब हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू एन इंडिविजुअल और उसकी फिटनेस को चेक कर रहे हैं। अगेन ये वो डिटेल्स हैं जो मेरे रेल्म ऑफ एक्सपर्टीज से ज़रा बाहर है। तो बहरहाल हम इसको यहाँ देखते हैं इसकी फिटनेस क्या बनेगी। इसकी फिटनेस क्या बनती है भाई। तो दिस इज नाइफ, ये तो 10, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 20, 15, 10, 15 एंड 12। तो ये बन गई 10, 10, 20 प्लस 12, 32 और इसका वेट है 1 प्लस और ये भी 1 है प्लस 1, 5, तो ये हो गया 7, राइट। तो ये तो 32 हो गया। इस हिसाब से दिस इज 10, 15, 25 प्लस 12, 37 और इसका वेट बना, इसका वेट जो है 15 से ज़्यादा ही है, दिस इज 16, तो ये हो गया 0। इसी तरह ये थर्ड वाले का बनाते हैं हम 10, 20, 30, 45, 55, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। द फर्स्ट 4 बिकम 1, 7, 8, 8 प्लस 5, 13, 14, लेकिन ये तो 55 और ये हो गया 14, आई थिंक दिस। और फिर आखिरी वाले का वेट इज 15 एंड द सम इज 27, 15। तो ख्याल में इसमें ये आ जाता है हमारे पास बेस्ट फिलहाल। तो जब हम फिटनेस कैलकुलेट करते हैं, इट टर्न्स आउट कि अगर हम हर जनरेशन के बेस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं, एक टेक्निक ये होती है। तो इसको देखा एंड इवेंचुअली लेट्स से कि ये हमारे पास 2 आते हैं एंड वी डिसाइड टू स्टॉप।
तो हम कहते हैं अच्छा कभी कभी एक जीन ही आउटपुट करना होता है, द बेस्ट सोल्यूशन विच वुड बी 111100 इस केस में, जिसकी फिटनेस 55 थी एंड वेट वाज 14 kg। और कई दफ़ा आप मल्टीपल बेस्ट भी जनरेट कर देते हैं, जिस केस में ये जो सेकेंड क्रोमोसोम है इधर 110101 वो भी आप आउटपुट कर देंगे। तो उस केस में इसकी जो फिटनेस थी वो 52 डिवाइड बाय, और डिवाइड नहीं मतलब इसका वेट 14 था। ठीक है, तो obviously I've done this one time and the actual algorithm would do this multiple times, बहुत ज़्यादा दफ़ा करेगा। और एल्गोरिदम में होता ही है कि when you run the algorithm और टाइम के साथ या नंबर ऑफ जनरेशंस के साथ आप बेस्ट फिटनेस को अगर मैप करेंगे तो वो ऐसे करके यूं करके जाएगा। नहीं, फिटनेस हमें ज़्यादा करनी है तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कुछ इस तरह से हो जाएगा। सॉरी, तो यहाँ जैसे जैसे जनरेशन आगे जाएंगी आप देखेंगे कि कर्व जो है दिस फ्लैटन्स आउट एंड दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। तो अगर आपको इस तरह का कर्व नज़र आ रहा है अपनी फिटनेस का कि फिटनेस बढ़ते 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 और फिर फ्लैटन आउट हो गई, तो दिस हैज कन्वर्ज्ड, तो देन यू वुड स्टॉप, or that would be a measure of how many generations you should be running for your GA। और अगर आपका एल्गोरिथम कुछ इस तरह से चल रहा है यूँ और आपने यहाँ स्टॉप कर दिया कि मेरे पास बेस्ट फिटनेस जो है वो ये आई, तो दिस डज नॉट लुक गुड। दिस फील्स लाइक कि अगर थोड़ा सा आगे जाते और जनरेशन चलाते तो आपकी फिटनेस बेहतर हो सकती थी अनटिल के ये चीज़ कन्वर्ज कर जाती। कई दफ़ा फास्ट कन्वर्जेंस होती है तो दैट ग्राफ वुड लुक लाइक दिस, बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है और फास्ट कन्वर्ज कर जाता है। तो दिस इज फास्ट कन्वर्जेंस। और ये सब चीज़ें डिफरेंट इश्यूज को हाईलाइट करती हैं कि आपने देखना होता है क्यों फास्ट कन्वर्ज कर रहा है, आपने इनफ जनरेशन चलाई भी हैं या नहीं चलाई एंड सो फोर्थ। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको ऑब्वियसली बहुत डिटेल में देखा जा सकता है और बहुत बड़ा एरिया है ऑफ दिस नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिथम्स का, जिसे कुछ लोग हमारे यहाँ हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ इसके अंदर है। इसमें डॉक्टर हसन है, डॉक्टर हम्माद है, डॉक्टर वसीम का भी इनकी PhDs इसी एरिया के अंदर है। तो आई वाज डेल्विंग इनटू देयर रेल्म, लेकिन आई थिंक आई गेव यू अ फेयर बिट ऑफ आइडिया कि जेनेटिक एल्गोरिथम्स किस तरह से काम कर रहे हैं, और जो मिस्टेक्स मुझसे हो गई हैं वो आपको अगले कोर्सेज में जाके अंदाज़ा हो जाएगा कि, या जो चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं उनका बाद के कोर्सेज में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें। तो बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं इन एल्गोरिथम्स के अंदर, जो लूप बनाया हुआ है इसके अंदर बहुत सारे और भी पीसेज होते हैं, जिस तरह सिर्फ मैंने एलिटिज्म की तरफ हिंट किया, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको देखा जाता है इसके अंदर। और फिर जो बड़ा वेरिएंट है वो ये है कि ये जो जीन्स है हर क्रोमोसोम में, दे नीड नॉट बी बाइनरी, रियल वैल्यूज भी होती हैं डिपेंडिंग अगेन ऑन योर प्रॉब्लम कि किस तरह की प्रॉब्लम को आप मॉडल कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आई स्टॉप हियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें इसके बारे में या इसके बारे में। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये क्रॉस ओवर जो हमने एक बेस सेट की है 3x3, मतलब हम कर रहे हैं इसमें क्रॉस ओवर का, तो इधर ये कम और ज़्यादा भी तो हो सकते हैं ना, मतलब 2x2 का भी क्रॉस ओवर हो सकता है। नहीं समझ में, ये जो मैंने 3 और 3 को क्रॉस किया ये वाला, आप किस क्रॉसओवर की बात कर रहे हैं? ये जो ये, हेलो
राज, अच्छा ये जो क्रॉस ओवर है ना, इसके भी पैरामीटर्स हैं अगेन, जो मैं इधर थोड़ा सा बनाता हूँ। जेनेटिक एल्गोरिथम जो है ना, इट्स आल्सो अ लर्निंग मॉडल, और यहाँ पे जो आपके पैरामीटर्स हैं वो स्लाइटली डिफरेंट। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं, दिस म्यूटेशन रेट, क्रॉस ओवर रेट, ये पैरामीटर्स हैं इस मॉडल के। तो इसमें हो रहा ये है कि आप तो यहाँ पे क्रॉस ओवर रेट देंगे कि कितना क्रॉस ओवर हो सकता है। अब ये क्रॉस ओवर किस पॉइंट से होता है, किस जीन में, ये इसके लिए रैंडमाइजेशन लगी हुई है एल्गोरिथम के अंदर, ठीक है। म्यूटेशन भी इसी तरह है, मैंने तो कह दिया कि ये वाले आपके ये वाली वैल्यूज म्यूटेट कर ले, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रैंडमाइजेशन इन्वॉल्व इन दिस एल्गोरिथम, जो कि हर क्रोमोसोम को ट्रवर्स करता है और रैंडम वैल्यू के साथ या किसी रैंडम प्रोबेबिलिटी के साथ म्यूटेट कर लेता है जीन को। अगर आपकी म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी 0 है तो किसी को भी नहीं करेगा, और म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है तो तकरीबन हर जीन को ही म्यूटेट करेगा। इसी तरह क्रॉस ओवर है, क्रॉस ओवर रेट है कि क्रॉस ओवर कितना किस रेट के साथ होगा। तो दीज आर ऑल पैरामीटर्स जो कि बहुत फाइन ट्यूनिंग मांगते हैं, और इसीलिए जो जेनेटिक एल्गोरिथम्स हैं ये काफ़ी हैंड ट्यून्ड होते हैं। फिर इनकी जो सारी ऑटोमेशन है वो इन पैरामीटर्स को ही डिटरमिन करने में, कि इन पैरामीटर्स को डिटरमिन आपने कैसे कैसे करना है, ठीक है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन अ बिट। ऐसे तो इसमें हमारे पास तो मतलब 3 पैरामीटर हो गए लर्निंग के। जैसे कि हम न्यूरल नेटवर्क में जस्ट एक पैरामीटर को सेट कर रहे थे। नहीं नहीं, इसके अंदर भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया, म्यूटेशन रेट एक पैरामीटर है, क्रॉस ओवर रेट एक पैरामीटर है, वैसे तो एक हाइपर पैरामीटर होगा कि नंबर ऑफ जनरेशंस कितनी आपने रन करनी है। हो सकता है एक पैरामीटर थ्रेशोल्ड का हो कि बस इस प्रॉब्लम में इस थ्रेशोल्ड को मैं क्रॉस कर जाऊं तो दैट्स गुड इनफ, मुझे रिजल्ट दे दिया जाए। जहाँ तक न्यूरल नेटवर्क का ताल्लुक है, न्यूरल नेटवर्क्स में जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं वो वेट्स हैं, वो आपके वेट मैट्रिसेस और ये बायसेस हैं जो थ्रेशोल्ड आपके लिए। तो न्यूरल नेटवर्क के पैरामीटर्स और उसके पैरामीटर्स बहुत डिफरेंट है, बल्कि बहुत सारे न्यूरल लोग। जी, न्यूरल नेटवर्क में हम सर लर्निंग रेट की आपने बात की थी, एक लर्निंग रेट भी अल्फा बिल्कुल, कहा था जिसको आपने। अल्फा भी जो लर्निंग रेट है वो भी एक पैरामीटर है, लेकिन ये एक हाइपर पैरामीटर है ये न्यूरल नेटवर्क मॉडल का। तो न्यूरल नेटवर्क मॉडल में इस तरह के पैरामीटर्स हैं, और जो जेनेटिक एल्गोरिथम्स हैं उनमें पैरामीटर्स इस तरह के, और हर किस्म की जो टेक्निक्स हैं जो आपने सीखी उनमें पैरामीटर्स डिफरेंट है। जिस तरह आपको याद होगा शुरू में हमने नाइव बेस देखा था, तो उसके पैरामीटर्स जो है दीज आर प्रोबेबिलिटी, तो वो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज वो उसके पैरामीटर्स होते हैं। तो हर किस्म के मॉडल्स के पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? Sir, is it possible to convert data into a binary format, या हमें कोई दूसरा फॉर्मेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल इट्स नॉट नेसेसरी कि आप डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में रखें। आप इस तरह, बल्कि ये तो बहुत ही एक स्पेसिफिक किस्म की एग्जांपल हो गई जीन की, जहाँ पे मैंने बाइनरी जीन्स ले लिए, सही है। लेकिन इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है कि यू मे हैव नॉन बाइनरी जीन्स, आपके यहाँ 0.2, 0.3, 0.7 एंड सो फोर्थ। तो नॉन बाइनरी रियल वैल्यूज भी होती हैं जीन्स की, जो कि इंटायरली पॉसिबल है। बाइनरी में हम लोगों को मज़ा इसलिए आता है कि कंप्यूटर साइंटिस्ट हमें बाइनरी के साथ खेलना आसान लगता है, वरना एक्चुअल जीनोम में भी यू हैव ATGC, तो 4 है इंस्टेड ऑफ 2 पॉसिबिलिटीज। तो वो भी एक वो है कि यू मे हैव डिफरेंट genome like this,
और अगेन इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट यू आर टैकलिंग, किस तरह की प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से मॉडल करना चाहते हैं आप। और एक प्रॉब्लम को एक टेक्निक के साथ ही मॉडल करने का भी एग्जैक्टली एक तरीका नहीं होता। ये एक आर्ट है जो बहुत सारे तरीके होते हैं किसी एक प्रॉब्लम को मॉडल करने के। ठीक है उमर? चलिए समझ आ रही। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? यस सर। सर हम ने पूरे एल्गोरिदम में डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करेंगे, सच एज 12,000 साइकिल्स हो सकता है, चलिए पॉसिबल है ना? थ्रू आउट द एल्गोरिथम एक रन में तो एक ही सेट ऑफ पैरामीटर्स यूज करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक आइटरेशन चलाई उसके बाद क्रॉसओवर रेट चेंज हो गया। वैसे ये हो भी सकता है कि एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशन में ऐसा करते हो, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ठीक है सर, मेरा एल्गोरिदम है, मैं उसको कहता हूँ कि आपने 50,000 जनरेशंस करनी है। ठीक है, तो सर हाउ इज दैट नॉट ब्रूट फोर्सिंग? ब्रूट फोर्स नहीं है एक्चुअली। हो रहा क्या है कि इफ यू थिंक अबाउट इट कि यू आर लुकिंग एट दिस n डायमेंशनल स्पेस और इसके अंदर कोई स्पेस है जिसे आप ट्रेवर्स कर रहे हैं, राइट? अभी हम 3D में कुछ विजुअलाइज अगर करने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर लुकिंग एट दिस स्पेस एंड यू आर ट्रेवर्सिंग दिस स्पेस। आगे जाते हुए आप यू आर पुटिंग चेक पॉइंट्स, यू आर कैलकुलेटिंग फिटनेस ऑफ दिस पॉइंट, फिर आप आगे जाते हैं, कहते हैं ये शायद बेहतर पॉइंट है, इसकी फिटनेस कैलकुलेट करते हैं, एंड यू वांट टू गेट टू सम मिनिमम और सम मैक्सिमम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में तो यही है ना। तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन दिस केस एज वेल। जो जेनेटिक एल्गोरिथम्स है, यू आर ट्रेवर्सिंग दिस सर्च स्पेस, और ये सर्च स्पेस इस तरह से कॉन्वेक्स नहीं है जिस तरह हम लोगों ने फोर्स कर लिया था न्यूरल नेटवर्क के अंदर अपनी सर्च स्पेस को कॉन्वेक्स बना दिया था। तो ये सर्च स्पेस नॉन लीनियर सर्च स्पेस है, और इसके अंदर बहुत सारे लोकल मिनिमा भी होते हैं। जिस तरह आप समझें कि जो शुरू में हमने क्या किया था कि वी सिलेक्टेड randomly selected an initial population. What's that doing? It's putting you at some random point in the search space. और फिर आप वहाँ से चलना शुरू करते हैं, थोड़ा म्यूटेट करते हैं इन जीन्स को, हो सकता है यहाँ चले जाएं, हो सकता है यहाँ चले जाएं, एंड यू टेक द बेस्ट नेक्स्ट, तो फिर उनको म्यूटेट करते हैं, फिर आगे जाते हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू गेट टू दिस ऑप्टिमम पॉइंट। तो ये सर्च स्पेस ट्रेवर्सल ही है जो जनरली सारे ही एल्गोरिथम्स में जो मशीन लर्निंग के उनके अंदर हो रहा है। सर अदर देन एलिटिज्म कॉन्सेप्ट को अगर साइड पे रखें, हम देख रहे हैं कि क्रॉसओवर इट्स रैंडम है, हो सकता है कोई सिलेक्टिव पैरामीटर्स हो, म्यूटेशन रैंडम है, लॉन्ग साइकिल थाउजेंड्स में साइकिल्स रखे हुए हैं। टू मी सर दिस इज एसेंशियली क्वाइट सिमिलर टू द इनफिनाइट मंकी थ्योरम। अगेन थोड़ा सा चीज़ें मैंने इसमें सिंप्लीफाई कर दी थी। इसके अंदर एक फिटनेस कैलकुलेशन भी है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल कैलकुलेट होती है। शायद मैंने थोड़ा मेंशन किया फिर उसको स्किप ही कर दिया। लेकिन देयर इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल दैट मेक्स श्योर कि आप बहुत ही गलत डायरेक्शंस में नहीं जा रहे हैं इन योर सर्च स्पेस। और जहाँ तक इन्फिनिट मंकी थ्योरम है, इट हैज़ इट्स बेनिफिट्स, क्योंकि जो रैंडमाइजेशन इन्वॉल्व हुई है ना, यू आर टेकिंग रैंडम पॉइंट्स, लेट्स से पहली दफ़ा रैंडम पॉइंट यहाँ लिया, दूसरी दफ़ा यहाँ लिया, तीसरी दफ़ा यहाँ लिया, या इन पैरेलल different random points, and you're trying to, after you are at these random points, you're trying to get better. So if this is a minimization problem, तो आप बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश करें until you get to some minimum या local minimum. तो इतना बुरा नहीं जितना ये लगता है बज़ाहिर। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में एक्चुअली जेनेटिक एल्गोरिथम्स आर वर्किंग वेरी वेरी वेल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इन फिनटेक जो मुझे मालूम है, फिनटेक में जो कि स्टॉक मार्केट एनालिसिस आप कह लें या और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के हवाले से, एक चलो आप लोग खुद देख लेना, एक कंपनी है उसने बनाई, मुझे नाम भूल गया उसका, लेकिन वेबसाइट है कि आई नो फर्स्ट।
दिस इज अ PhD who I know first.com ही है शायद, तो उसने स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए बनाया एंड ऑल ही इज यूजिंग आर दीज जेनेटिक एल्गोरिथम विद इन, और उसके कुछ वाइट पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे and it's very good, one of the best leading experts in predicting stock market prices. तो बहुत ही यूजफुल है और बिल्कुल ऐसा रैंडम नहीं है जैसा आपको लग रहा है। शायद मैं इस टॉपिक के साथ इंसाफ भी नहीं कर सकता क्योंकि अगेन नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज और इंटरेस्ट, लेकिन डॉक्टर हसन आपको इससे बेटर मेरे ख्याल में बता सकेंगे इसके बारे में, अगर आप लोग क्लासें ले रहे हैं उनसे अभी तक। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, मुझे नज़र ये आ रहा है कि आपकी इंटरेस्ट क्लियरली पैदा हुई इसके अंदर और आपको मज़ा आया, जो कि मुझे कभी नहीं आया लेकिन आपको ज़रूर आया। यस सर, एक्चुअली ये जो काम हो रहा है जेनेटिक एल्गोरिदम में, हम ये जो वैक्सीन्स पे अभी काम हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है ये। हाँ वो अच्छा, वहाँ तो डबल गेम है ना कि वहाँ असली जीन्स भी हैं और एल्गोरिदम भी जेनेटिक लग रहा है। स्टिल वहाँ पे हमेशा जेनेटिक कोड ही चाहिए ना सारा। बिल्कुल, वहाँ तो डबल तरीके से चल रहा है कि असली जीन्स के साथ भी काम हो रहा है। बिल्कुल वेरी यूजफुल टेक्निक, और बहुत सारी जगहों पे जहाँ सर्च स्पेस बहुत ही बड़ी होती है वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। चले तो जस्ट टू रैप अप, ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है, और लास्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा होपफुली ऑन जो मेरा इरादा है स्टोरी एनालिसिस पे, क्योंकि स्टोरीज ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कनेक्ट करती हैं आपस में। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वील डू ऑन फ्राइडे, एंड अंटिल देन थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।